जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास में आपको आज हम पहली क्लास पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा हिंदी की वर्णमाला। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को, तो उस एग्जाम में आपको हिंदी वर्णमाला से संबंधित जरूर 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को आज मैं हिंदी वर्णमाला के सभी वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। आपको आज की क्लास के बाद हिंदी वर्णमाला की पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, अगर आपने इस पूरे वीडियो को आराम से देखा और अपने कॉपी पर नोट कर लिया। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में कि यहाँ पे लिखेंगे हम हिंदी की वर्णमाला। अगर आपसे कोई पूछ दे, सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि वर्णों के, क्या लिखना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो टोटल हमारे कितने होते हैं? 52। कितने अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 52 अक्षर हमारे होते हैं। तो आपको ये 2 चीजें कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज पूछी जाती है कि हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि या वर्ण होती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारी ध्वनि या वर्ण होती है। हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। अब बात आती है कि टोटल जो कुल वर्ण हमारे होते हैं वर्णमाला में वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या हमारी 11 या फिर 13। 11 मूल स्वरों की संख्या, अगर अयोग वा को जोड़ दिया जाए तो 13 होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो आपको हम बता दें कितने होते हैं। 11 हो गए, 11 प्लस 33 हो गए। 33 प्लस और किसको जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे। कितने हो गए? प्लस 2 जोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे उसके बाद प्लस 4। अब आपको ये पता होना चाहिए 11 33 कितने हो गए? 44। 44 और 4 48 और 2 50। 48 और 2 50 होते हैं। गलती से हमारे 4 की जगह 2 की जगह पे कितना लिख चुका है? 4 की जगह पे 2 लिखना था। तो यहाँ पे कितने हो गए? 11 और 33 ये हो गए, और कितने हो गए यहाँ पे? 4 और 2 48 52 हो गए। वो वहां पे क्या हो गया? धोखे से 2 की जगह पे 4 लिख दिया था। 11 की अगर हम बात करते हैं तो 11 हमारे होते हैं स्वर। 11 क्या होते हैं? स्वर। 33 की अगर मैं बात करता हूँ तो 33 हमारे होते हैं व्यंजन। आपको पता होगा व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 33। अगर अब हम बात करते हैं 4 की, तो 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन। और लास्ट में जो 2 की बात करते हैं वो हमारे होते हैं अयोगवा। ये 2 जो हमारे होते हैं ये हमारे होते हैं अयोगवा। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने हो गए? 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वरों की। स्वरों की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने होते हैं? आपको याद रखना है। स्वर की परिभाषा कहती है कि वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं।
आपको याद रखना स्वर किसे कहते हैं, वह वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन स्वरों को बोलने के लिए, इन वर्णों को बोलने के लिए, स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। वो हमारे इस तरीके से होते हैं कि आप याद कर सकते हैं, आ, बड़ा आ, ये इस तरीके से, बड़ी ई, छोटू, फिर उसके बाद ये, फिर रीढ़, ठीक है, फिर ए, फिर आए, फिर ओ, फिर होता है अ। ये हमारे हो गए स्वर। इसी में अगर हम जोड़ दें अयोग वा को तो एक हो जाता है हमारा अन और दूसरा हमारा हो जाता है आ। इस तरीके से ये दो होते हैं, इन्हीं दोनों को बोलते हैं अयोग वा। आपको इस तरीके से स्वरों को याद रखना है, इस तरह से स्वरों को आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ व्यंजनों को, किसकी बात करता हूँ, व्यंजनों की, तो व्यंजन की संख्या हमारे यहाँ पे कितनी हमने बताई है, 33 बताई। कितनी बताई है, 33। 33 में अगर मैं बात करता हूँ तो 33 में सबसे पहले तो व्यंजन आप याद रखिएगा। व्यंजन का मतलब होता है कि वह वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वह वर्ड कौन से, वह वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं व्यंजनों की बात करता हूँ, इसमें आपको 25 व्यंजन वो होते हैं जो स्पर्शी होते हैं। उनकी संख्या हमारी होती है का से लगा करके माँ तक। कितनी संख्या होती है, का से लगा करके माँ तक होती है। उसके बाद हमारे इसी में का से माँ तक हमारे होते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन के बाद हमारे आ जाते हैं यार अलावा अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद यहाँ पे हमारे आ जाते हैं स, से और सा और हा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं या, रा और ला और वा। इस तरीके से हमारे कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक हो गए 25, 25 और 4 हो गए 29 और 29 4 हो गए हमारे 33। इस प्रकार से हमारे ये व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों को किस तरीके से बोला जाता है या फिर स्वर हमारे कितने प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जिह्वा के अनुसार होता है। स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है, स्वरों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। जैसे स्वरों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो स्वरों का क्या लिखना है, स्वरों का वर्गीकरण क्या लिखा गया है, स्वरों का वर्गीकरण। अगर हम देखें स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, नंबर 1 पे हमारा आता है, नंबर 1 पे आता है हस्त स्वर। कौन सा आता है, हस्त स्वर। फिर दूसरा हमारा कौन सा आता है, दूसरा हमारा कौन सा आता है, दीर्घ स्वर। कौन सा आता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा हमारा आता है प्लुप्त स्वर। कौन सा आता है, प्लुप्त स्वर। ये हमारे होते स्वरों का वर्गीकरण किया गया है 3 तरीके से। आपको ये चीजें याद रखना है। स्वरों का वर्गीकरण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर होते हैं। अच्छा, हर्ष स्वर कौन से हमारे होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, जिनके उच्चारण में हस्त स्वर से अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में क्या होता है, हस्त स्वरों से अधिक समय लगता है। क्या लगता है, अधिक समय लगता है। प्लुप्त स्वरों को क्या बोलते हैं, जिनमें
दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। इनका जो है सबसे कम समय किसमें लगता है? हल्क स्वर में। उससे ज्यादा किसमें लगता है? दीर्घ स्वरों में। उससे ज्यादा किसमें लगता है? प्लुप्त स्वरों में। अब ये आप एक बात याद रखना, इनका जो यूज होता है प्लुप्त स्वर का, ये कहानियों में होता है। कहानी हो गई, ठीक है, नाटक हो गए, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमको पता होगा ओम करके जब आप बोलते हैं तो ओम थोड़ा सा समय कितना ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ऐसे कई चीजें होती है, जैसे हमने बोला राम, तो कितना समय लगता है। तो आपने देखा होगा जो कथा भागवत है, जो भी कहानी वगैरह होती है, उसमें कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो ज्यादा समय लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हस्त स्वरों की, हस्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? हस्त स्वरों की अगर मैं बात करता हूँ जिसमें कम समय लगता हो, वो हमारे होते हैं आ, ई, उ और रे। क्या लगता है? आ, ई, उ और रे। ये चार जो स्वर हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं हस्त स्वर। दीर्घ स्वरों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सब पाई मात्रा वाले होते हैं। बड़ा आ हो सकता है, और क्या हो सकता है? बड़ी ई हो सकता है, क्योंकि जब आप बोलेंगे बड़ा आ लगा। अगर आप इसको बोलते हैं आ, ई, उ, रे, तो इसको आप बोलेंगे आ, ई, उ। आप इनको कैसे बोलेंगे? ज्यादा समय लेकर के बोलते हैं, ज्यादा समय लेकर के बोलते हैं। ए, आए, ओ और औ। इनको क्या लगता है? इनमें समय ज्यादा लगता है, इसमें क्या बताया आपको? कहानी और नाटकों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको बता दें, राम लिखा जाए तो राम ऐसे लिख के इस तरीके से माँ, तो ये हमारा होता है। इसमें सबसे अधिक समय लगता है और इसमें सबसे कम समय लगता है। इस हिसाब से हमारे स्वर होते हैं जो तीन वर्गीकरण में, तो तीन तरीके से बांटे गए। उसके बाद आते हैं स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो जिह्वा के अनुसार भी होता है कि आपको किस जीव का कहाँ पे प्रयोग करना, जीव के अनुसार आपको स्वरों को बोलना है। तो हम इसको मिटाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो ले सकते हो, फिर हम इनको मिटाते हैं। फिर आपको बताते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो इनको अब हम यूज करते हैं। इस तरीके से आपको आसानी से पूरी चीजें पता चल जाएंगी कि एक एक चीज कहाँ पे कौन सा स्वर किस तरीके से बोला जाता है। इनको हम यूज करते हैं। आपको ये पता हो चुका है कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हमने आपके सामने लिख दिया था। अब आपको हम बताते हैं स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के अनुसार। जिह्वा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण क्या लिखेंगे? जिह्वा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के अनुसार हमारे स्वरों का वर्गीकरण है वो तीन तरीके से किया गया है। इसमें नंबर 1 पर हम आता है हमारा अग्र, दूसरा हमारा आता है पश्च, और तीसरा हमारा मध्य भी हो सकता है पश्चिम। अगर बीच में मध्य लिखना है तो मध्य लिख सकते हो, ऐसे मध्य, और लास्ट में हम लिख सकते हैं पश्च। कि आपको क्या करना है, इसमें होता है जीव के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जीव के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। इसका मतलब होता है जीव के मध्य हिस्से से
उच्चारित किए जाते हैं, जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। इसका मतलब होता है जीभ के पश्च हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। इस तरीके से हमारे 3 तरीके से जिह्वा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब कौन कौन से स्वर हो सकते हैं? जीभ का जो अगला हिस्सा होता है उसका बोलने के लिए क्या होता है? ई और बड़ी ई, और उसके अलावा और 2 होते हैं, वो हमारे होते हैं ए और ऐ। एक ए और दूसरा होता है ऐ। इस तरीके से 4 स्वर जो हमारे होते हैं जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है मध्य। मध्य में सिर्फ एक आता है, मध्य में सिर्फ हमारा एक आता है। उसके बाद हमारे आता है बड़ा पश्च। पश्च में आप बोलेंगे बड़ा आ, पीछे का हिस्सा बोला जाता है। जीभ का पिछला जो हिस्सा होता है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटो ऊ हो गया, बड़ो ऊ हो गया, आओ हो गया और आओ हो गया। इस तरीके से ये हमारे 5 होते हैं जिनमें जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग किया जाता है। और रीढ़ को क्या होता है आप लिख सकते हैं, रीढ़ को जीभ के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया है, वो जीभ के अनुसार नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिह्वा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? जिह्वा के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आता है मुख खुलने के आधार पर। अब क्या आता है? दूसरा आप लिख सकते हैं कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब मुख खुलने मतलब आपको मुंह खोलना है किस तरीके से होता है, वो हमारे होते हैं 4 तरीके से। एक होता है नंबर 1 विव्रत। कौन सा होता है? विव्रत। दूसरा हमारा कौन सा होता है? अर्ध विव्रत। दूसरा हमारा कौन सा होता है? अर्ध विव्रत। तीसरा हमारा कौन सा हो सकता है? संवृत। कौन सा होता है? संवृत। तीसरा हमारा चौथा हमारा होता है अर्ध संवृत। कौन सा होता है? अर्ध संवृत। ठीक है, 3 तरीके से हमारे ये होते, 3 क्या 4, 1 2 3 और 4 होते हैं। अब बात करते हैं विव्रत की। विव्रत का मतलब होता है मुख द्वार पूरा खुले, जिसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है उसे बोलते हैं विव्रत। जिसमें क्या होता है? मुख पूरा खुले, जिसमें आप किसी अक्षर को बोलते हैं, किसी भी स्वर को बोलते हैं तो मुख जो है पूरा खुल जाए। जैसे बड़ा आप जब बोलेंगे तो पूरी तरीके से आपका मुंह जो है खुल जाता है। आप किसी भी चीज को, मान लिया कि चोट लग जाए तब आप बोलते हैं आ, तो आप जब बोलेंगे तो डिब्बे की तरीके से पूरा मुंह आपका खुल जाता है, तब होता है हमारा विव्रत स्वर। इसको क्या बोलेंगे? विव्रत स्वर। उसके बाद में आता है अर्ध विव्रत, जिसमें आधा मुख खुले, जिसमें आधा मुख खुलता है, जिसमें आधा मुख खुले। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे कुछ स्वर होते हैं जिनमें आधा ही मुंह खुलता है। जिससे हो गया ओ। आप जब इस अक्षर को बोलेंगे तब आपका मुख द्वार जो है वो आधा ही खुलेगा। उसके बाद आप बात करते हैं आ, उसके बाद ऐ। इसमें क्या होता है? आपका मुख द्वार जो है वो आधा ही खुलता है। उसके बाद आती है संवृत की बात। संवृत का मतलब होता है मुंह लगभग क्या होता है? मुख द्वार लगभग बंद रहता है। इसका मतलब होता है कि मुख द्वार लगभग बंद रहता है। मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिनको बोलते हैं मुख द्वार लगभग बंद रहता है? जैसे ऊ, बड़ो ऊ, ई और
बड़ी। जब इन अक्षरों को आप बोलेंगे तो मुख द्वार लगभग आपका बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, मतलब थोड़ा सा खुलेगा। ऐसा तो नहीं कि आप मुख बंद कर लो फिर बोलो, तो क्या हो जाएगा, आप बोल ही नहीं सकते हो, लेकिन लगभग बंद हो जाता है। अर्धसंवृत का मतलब होता है कि मुख द्वार बंद रहता है, मुख द्वार बंद रहता है, जिसमें मुख बंद रहे, जिसमें मुख बंद रहे, जिसमें मुख बंद रहता है। वो कौन से स्वर होते हैं, ओ और ए, ओ और ए, ये इतने हमारे स्वर होते हैं। कौन से होते हैं, ए, इसमें ये वाला नहीं होगा, ये होगा ए, ठीक है। इनको बोलते समय मुख बंद रहता है, मुख बंद रहता है, उन्हें हम बोलते हैं अर्धसंवृत। अब बात आती है आपके स्वरों को जातीय और सजातीय व्यंजन बोलते हैं। जातीय के हिसाब से स्वरों का विभाजन जातीय के अनुसार भी किया गया है। तो आपको हम बताते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं विजातीय और एक होते हैं सजातीय। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब आपको बताते हैं स्वरों का जो है जातीय के अनुसार द्विवर्गीकरण किया गया है। वो कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, वो आज आपको हम बता देंगे। ये हो गया जिह्वा के अनुसार हो गया और विप्रत संवृत हो गए। इसके बाद अब जो आते हैं वो हमारे होंगे जातीय अनुसार। स्वरों का वर्गीकरण जातीय, मतलब स्वरों की भी जात होती है। क्या होती है, स्वरों की भी जात होती है। क्या लिखना है हमको, स्वरों का जातीय विभाजन। क्या लिखना है, स्वरों का जातीय विभाजन। क्या लिखना है, स्वरों का जातीय विभाजन। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। एक हमारे होता है सजातीय और एक हमारा होता है विजातीय। एक होता है सजातीय और दूसरा हमारा होता है विजातीय स्वर। सजातीय का मतलब होता है वह सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं, वह सभी स्वर जो एक जाति के हों, वह सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं। और विजातीय का मतलब होता है कि वह स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं, वह स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। अब ये कौन से स्वर होते हैं या कौन कौन से स्वर होते हैं, अब आपको हम बताते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ, इसमें तीन होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ। ये ऐसे स्वर होते हैं जिनको एक ही जाति से मिला करके बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा छठा आ और छठा आ बराबर में क्या हो जाता है, बड़ा। छठा आ और छठा आ बराबर में हो जाता है बड़ा। वैसे अगर हम बात करते हैं छोटी ई और छोटी ई, इन दोनों को मिलाकर बनाओगे तो बन जाती है बड़ी। छठो ऊ और छठो ऊ, इसको मिलाकर के बन जाता है बड़ो। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की जात एक है, दोनों की एक ही आकृति बन रही है, तो इस प्रकार इनको बोलते हैं सजातीय स्वर। इसीलिए इनको बोला जाता है वह सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं। अब आप इनमें देख सकते हैं कि ये सबके सब एक ही जाति के हैं। अब बात करते हैं विजातीय स्वरों की। विजातीय स्वर कौन कौन से हमारे होते हैं, एक ए होता है, एक आय होता है, एक अ होता है और एक अ होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं चार स्वर हमारे होते हैं विजातीय। इनकी अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, अय को जब आप बोलेंगे अय अय अय, तो आप देखेंगे छठा आ और ई, छठा आ और क्या बन सकता है, छठा आ और ई बन जाता है। ई लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ई लिखना है। इसी तरीके से इसका अगर हम देखें अ होता है, क्या होता है
अ होता है। क्या होता है? अ होता है। अ में क्या क्या आप जोड़ेंगे? अ में क्या जोड़ेंगे? छठा आ और छोटो अ होता है। इसी प्रकार इसको देख लेंगे तो बड़ी ई हो जाएगा, इसको देख लेंगे तो बड़ो ऊ हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो छोटी ई की जगह पे बड़ी ई, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो छोटो ऊ की जगह पे बड़ो ऊ हो जाएगा। इन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। और संयुक्त स्वरों की संख्या हमारी होती है 4। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। अब बात आती है स्वरों को आगत। आगत स्वर भी होते हैं। अच्छा, आगत स्वर की बात करें हम, आगत स्वर का मतलब ये होता है, ये तो हो गए जाति और विजाति हो गए। अब बात करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब होता है यदि अंग्रेजी के शब्दों को, अगर अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। अब हम इनको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगत स्वर क्या होते हैं। आगत स्वर क्या होते हैं, फिर आप देखिएगा। आज के बाद आपको आगत स्वरों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आ रही है आगत स्वरों की। क्या लिखना है? आगत आगत स्वर। याद रखिएगा, आगत स्वर का मतलब होता है, आगत स्वर का मतलब होता है अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना। अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना। जैसे आपको हम बोले हॉस्पिटल, इससे हमने क्या लिख दिया? हॉस्पिटल। अब ये ना करना इसकी हिंदी लिख दो, आपको हॉस्पिटल ही क्या लिखना है? हिंदी में हॉस्पिटल ही लिखना है। तो इसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटल। ठीक। और क्या हो सकता है? कॉफी आपको लिखना है, जैसे कॉफी। कॉफी को हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कॉफी। तो ये हमारा हो जाते हैं आगत स्वर। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि आपने लिखा ऑपरेशन। क्या लिखा? ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ऑपरेशन। कैसे लिखेंगे? ऑपरेशन। तो इस प्रकार से हिंदी के क्या लिखा है? अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना ही हमारे क्या होते हैं? आगत स्वर होते हैं। अब बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। अब हम देखते हैं स्वरों को कहाँ से बोला जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है कि स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। कंठ से कितने बोले जाते हैं, मूर्धन्य से कितने बोले जाते हैं, इस तरीके से तालु से कितने बोले जाते हैं, ये अब आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको एक तरीके से इनके तो जरूर ही नोट बना लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अब आपको लिखना है स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या लिखना है? स्वरों का क्या लिखना है? स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपके उच्चारण स्थान में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको लिख लेना है स्वरों को। आपको स्वरों को लिख लेना है। स्वरों को लिख लेना है इस तरीके से। ठीक है, स्वरों को आपको लिख लेना है। उसके बाद आएगा ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। और उनको भी लिख लेते हैं जो हमारे अयोग भाव होते हैं। एक होता है हमारा अंग और एक होता है आ। एक होता है अंग और दूसरा होता है आ। अब अगर हम बात करते हैं, इनको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं क्योंकि नीचे हमारे उनकी बात होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंग और टोटल हमारे हो गए 13। वैसे स्वरों की संख्या होती है 11। अब अगर हम बात करते हैं स्वरों की, तो छठा आ और बड़ा आ। छठा आ और बड़े आ की बात करते हैं तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है, जब आप इनको बोलेंगे तो ये बोले जाते हैं कंठ से। जब आप बोलेंगे तो यहाँ से आवाज आती है कंठ से, आ आ आ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ जो होता है वो कंठ से बोला जाता है।
फिर बात करते हैं छोटी ई और बड़ी ई की। ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? ये हमारे बोले जाते हैं तालु से। ये हमारे बोले जाते हैं तालु से। ये हमारे बोले जाते हैं ई। ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। और ये दो हमारे बोले जाते हैं पोस्ट से। कहाँ से बोले जाते हैं? पोस्ट से। आपको याद होगा कि हिंदी वर्णमाला में जो बोलने का सीरियल हो गया कंठ तालु मुर्दवा होता है, लेकिन पोस्ट आया यहाँ पे। अब बात करते हैं ऋ की। ये कहाँ से बोला जाता है? ऋ की अगर हम बात करते हैं वो कहाँ से बोलेंगे? वो हम बोलते हैं मूर्धवा से। कहाँ से बोलते हैं? मूर्धवा से। ऋ को हम कहाँ से बोलेंगे? मूर्धवा से। तो आपको याद रखना आ कंठ, ई तालु, उ पोस्ट और ऋ मूर्धवा से बोली जाती है। अब बात करते हैं ए और ऐ की। अब आपको पता है कि ये जो स्वर हमारे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। क्या होते हैं? ये स्वर जो हमारे होते हैं संयुक्त स्वर बोले जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर की अगर हम बात करते हैं, अगर ए की बात करें, ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से। ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से। ये किससे मिलकर बना है? आ और बड़ी ई से। तो आपको पता होगा कि छठा आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और ये हमारा बड़ा ई कहाँ से बोला जाता है? छोटी ई और बड़ी तालु से। ठीक है, ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से। तो इसीलिए इन दोनों स्वरों को बोलने का जो स्थान होता है वो होता है कंठ प्लस तालु। क्या बोला जाता है इनको? कंठ प्लस तालु। इसी प्रकार से हमारे ये भी संयुक्त स्वर है। आपको पता है इसको किससे बनाते हैं? ये भी हमारे लिए क्या है? संयुक्त स्वर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो औ। क्या आता है? औ। अब आपको पता होगा आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। उ कहाँ से बोला जाता है? पोस्ट से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? पोस्ट से बोला जाता है। और इसका भी क्या होगा? आ होगा और बड़ो उ होगा। इसको कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। इसको कहाँ से बोला जाता है? पोस्ट से बोला जाता है। इसीलिए इन स्वरों को बोलने के लिए हमें कंठोष्ठ का प्रयोग करना होता है। कंठोष्ठ का प्रयोग करना होता है, कंठ प्लस पोष्ठ का। इसीलिए इनको कंठ प्लस पोष्ठ से बोला जाता है। अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि ए और ए कहाँ से बोले जाते हैं, ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं। अब बात आ जाती है अंग और आ की। सबसे बड़ी बात तो यही है, इन स्वरों को हम बोलते हैं अयोगवा। क्या बोलते हैं? अयोगवा बोलते हैं। इस एक व्यंजन को अनुस्वार भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो इसे नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। नासिक स्वर भी बोलते हैं। आपको एक चीज और याद रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नासिक से बोले जाने वाले व्यंजनों की संख्या 5 होती है और नासिक से बोलने वाले वर्णों की संख्या 6 होती है, आपको याद रखना ये बात। तो नासिक के वर्ण कितने होते हैं? नासिक के वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं टोटल 6, और नासिक के व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं 5, क्योंकि 5 व्यंजन होते हैं और एक ये स्वर हो जाता है। उसके बाद आते हैं अयोगवा पे। अयोगवा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बोला जाता है कंठ से। अयोगवा हमारा ये कहाँ से बोला जाता है? इसको बोलते हैं कंठ से, और इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो स्वर होते हैं उनको हम बोल सकते हैं। तो अब आपको याद रहेगा आ और आ कंठ से, ई और ई तालु से, उ और उ पोष्ठ से, ऋ मूर्धवा से, ए और ऐ कंठ प्लस तालु से, ओ और औ कंठ प्लस पोष्ठ से, अंग और आ अंग बोला जाता है नासिक से। अगर बात कहें हम, ये दोनों हमारे अयोगवा होते हैं, अनुस्वार इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अंग को विसर्ग या फिर वो बोला कहाँ से जाता है? तो बोला हमारा कंठ से जाता है। इस प्रकार हम अपने स्वरों को याद कर सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है। अब बात करते हैं हम लोग बात करेंगे व्यंजनों की। अब अगर हम लोग बात करेंगे व्यंजनों की, इनको मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजनों की। व्यंजन कितने होते हैं? हमारे 33 व्यंजन होते हैं। कौन व्यंजन कहाँ से बोला जाता है और कितने प्रकार के
होते हैं। ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको आज के बाद हिंदी वर्णमाला में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं हिंदी वर्णमाला में, वो हम आपको सभी बता देंगे, वो हम सभी आपको आज बता देंगे। और आप एक तरीके से नोट्स बना लेना और आप रिवीजन कर लेना। कोई भी वर्णमाला से आपका गलत नहीं होगा यूपीपी के एग्जाम में, जो 18 तारीख को पेपर होने वाला है। 18 को ही होने वाला है, 18 के बाद तो कोई होगा नहीं, शायद 18 को ही होने वाला। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। आपको व्यंजन की परिभाषा तो पता ही होगी क्या होती है। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपको याद रखना है, वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आपको याद रखना, अच्छा व्यंजन कौन कौन से हमारे होते हैं, व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो भी व्यंजन हमारे होते हैं, 33 की बात हुई है, सबके सब बोले जाते हैं, वो उसमें एक स्वर जरूर होता है। जैसे आपको का लिखना है, का में क्या होगा, आधा के होगा और छठा आ होता है, तब जाकर हमारा का पूरा बन पाता है। तो व्यंजनों की कुल जो संख्या होती है वो हमारी होती है 33। कितनी होती है, 33 होती है। अब अगर हम चाहें तो व्यंजनों को लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर स्पर्शी व्यंजनों की बात की जाए, वर्गीय व्यंजन लिखते हैं, जिसे हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं व्यंजनों से। जिसे हमने क्या लिख दिया, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। फिर आता है का के बाद चा, छ, चा, छ, ज, झ और ञ। ठीक है। फिर चा, छ, टा, टा, ठा, टा, ठा, डा, टा, 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 ठा, डा। फिर ढ और फिर न। ठीक है। उसके बाद आता है का, चा, टा, ता, था, दा, धा और ना। फिर आता है हमारा पा, फा, पा, फिर हमारा आता है भा और फिर हमारा आ जाता है मा। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी साइड में देखेंगे बराबर अक्षर होंगे। आपको पता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उसी को हम वर्ग कहते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। तो ये हमारी इनकी संख्या होती है 25। इन वर्गीय व्यंजनों की संख्या जो होती है वो हमारी हो जाती है 25। अब हमने लिखा है कितने हैं, लिखा है तो हमने 33 है, तो 25 तो हमारे ये हो गए। अब अगर हम बात करते हैं, इसी में हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो हमारी होती है 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो हमारी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है हमारी 4। इसमें हमारे स आ जाता है, स आ जाता है, सपेरा वाला स आ जाता है और हा आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे कितने हो गए, 25 4 29 और 4 33 हो चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, और भी हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, सभी लिखे रह जाए। और कौन से होते हैं हमारे, उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 2। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 2। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डे और डे। कितने होते हैं, 2। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, कितने हमारे होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 4। इसमें हमारे होते हैं 6, त्रे, जय और स्रा। ये 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से टोटल जो हमारे होते हैं वो हमारे हो जाते हैं 52।
अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजनों की अगर बात करें तो ये हमारे द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कौन से व्यंजन कहाँ पे बोले जाते हैं। इनके बोलने के हिसाब से भी क्या होता है। अगर हम बात करें का वर्ग जो हमारा होता है ये हमारा बोला जाता है कंठ से। का वर्ग का का ख ग घ ये हमारा बोला जाएगा कंठ से। फिर आता है चा वर्ग हमारा बोला जाता है तालु से। कहाँ से बोला जाता है? च छ ज झ ञ ये सब हमारे बोले जाते हैं तालु से। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। टा वर्ग आता है, टा वर्ग हमारा बोला जाता है मूर्धवा से। कहाँ से बोला जाएगा? ट ठ ड ढ ण ये हमारा बोला जाएगा मूर्धवा से। फिर आता है ता वर्ग हमारा जो है वो बोला जाता है दंत से। कहाँ से बोला जाता है? दंत से। कहाँ से? ता था धा धा ना क्या बोला जाता है? ना ये हमारा बोला जाता है दंत से। पा वर्ग जो हमारा होता है वो बोला जाता है हमारा ओष्ठ से। पा वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। इस प्रकार आपको याद रखना है का ख ग घ ये सब हमारे बोले जाते हैं, ये सभी हमारे बोले जाते हैं कंठ से। तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना सकते हैं। इसे आप एक टेबल बना सकते हैं। इसको आप उसी टेबल को ही याद रखना है। क्या करना है? उसी टेबल को याद रखना है। अब टेबल में और भी चीजें आती हैं वो भी साथ में जोड़ लेना। जो चीजें आती हैं उनको भी साथ में जोड़ लेना है, तो आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं, इसी में अल्प प्राण होते हैं, इसी में हमारे महाप्राण होते हैं, इसी में अघोष होते हैं, इसी में सघोष होते हैं। और ठीक है, तो अब अघोष की संख्या कौन सी होती है, सघोष की कौन सी होती है? कंठ से बोले जाने वाले तो आपको पता ही है। का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धवा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की। अब इस वाले की अगर हम बोले इसको, एक चीज और आप याद रखना, ऐसे आप लिख लो 1 2 3, इनका एक वर्ग बना दिया अलग अलग। इसकी बात करते हैं, 1 लिख लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो वर्णों की जो पांचवी लाइन होती है इसे नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। ना और मा, इसको हम क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। लास्ट में जो होता है, इसीलिए हमने बताया था नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होती है और नासिक के वर्णों की संख्या 6 होती है। नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होती है और नासिक के वर्णों की संख्या 6 होती है। इसी में एक और जुड़ जाता है अनुस्वार। नासिक का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने में हवा जो हमारी है, थोड़ी सी आवाज कहाँ से भी आती है? मुख के अलावा नाक से भी आती है, उसे हम बोलते हैं नासिक व्यंजन। उनको हम बोलते हैं नासिक व्यंजन। अब इसी में हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से शुरुआत हमारी होती है अल्प प्राण से। कहाँ से शुरुआत होती है? अल्प प्राण से। ये लाइन हमारी होती है महाप्राण की। ये फिर हमारी दूसरी लाइन आ जाती है अल्प प्राण की। फिर तीसरी लाइन हमारी आ जाती है महाप्राण की और फिर हमारी लाइन आ जाती है अल्प प्राण की। तो याद रखना, अल्टरनेट चलता है। हमको शुरुआत करना है अल्प प्राण से, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। टोटल कितनी लाइनें होती है? 5। 5वीं लाइन पे हमारा अल्प प्राण होगा और शुरुआत में भी हमारा अल्प प्राण होगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या होती है, इस टेबल को हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में अघोष और सघोष की। घोष और सघोष की, तो ये हमारे हो गए अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात करते हैं यहाँ पे अघोष और सघोष की। सघोष और अघोष कौन कौन से हमारे होते हैं? अघोष और सघोष कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। अघोष अघोष और सघोष 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 होता है। क्या करना है? अगर हम देखें, ये वाली जो लाइन होती है हमारी, ये लाइन जो हमारी होती है अघोष होती है और ये भी लाइन हमारी क्या होती है? अघोष होती है। बाकी सब हमारे सघोष और ये भी लाइन हमारी क्या होती है? सघोष और ये भी लाइन हमारी क्या होती है? सघोष होती है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि सघोष की संख्या की अगर हम बात करते हैं, सघोष की अगर हम बात करते हैं
किसकी? सघोष की। तो सघोष में आपको हम बता दें क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 मतलब पहली तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, तो 3 4 और 5 ये सब हमारे होते हैं सघोष। 3 4 और 5 ये हमारे होते हैं सघोष। और क्या सघोष होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। जैसे या, रा, ला और वा। उसके अलावा भी कुछ होता है, उसके देखो सघोष 345 मतलब 1 2 3 और अंतस्थ व्यंजन यारा, लाभा। उसके अलावा भी कोई और होते हैं, इसके अलावा भी कोई और होते हैं क्या? सभी स्वर भी हमारे क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं क्या? हमें तो नहीं पता होता है कि नहीं सघोष अंतस्थ, बताओ। नहीं होता है ना। हाँ, तो क्या होगा इसके हिसाब से? और एक होता है अक्षर हमारा हा, ये हमारा हो जाता है सघोष। अब बात करते हैं अघोष की। अब बात करते हैं अघोष की। अघोष कौन कौन से होते हैं हमारे? अघोष की अगर हम बात करते हैं, पहला और दूसरा ये हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पहला और दूसरा जो होता है हमारा अघोष होता है। बाकी क्या होते हैं? ट्रिपल सा और हा, ट्रिपल सा और ये। हमारे टोटल अघोष की संख्या जो होती है वो 13 होती है। कितनी होती है? सघोष की संख्या हमारी 31 होती है और अघोष की संख्या हमारी 13 होती है। ठीक है, याद रखना। वहां पे कितनी होती है? 31 और उनकी संख्या होती है 13। अब बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। अल्पप्राण की संख्या की अगर हम बात करते हैं, अल्पप्राण की अगर हम बात करते हैं तो अल्पप्राण हमने बता ही दिया। अल्पप्राण से शुरुआत होता है, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। अब बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए 1 3 5। क्या हो गए? पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन। और सभी स्वर, और सभी स्वर भी हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर भी हमारे अल्पप्राण होते हैं। इस प्रकार से हमारे कितने हो जाते हैं? इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं लगभग 31। कितने हो जाते हैं? 31। महाप्राण की अगर हम बात करते हैं, महाप्राण की अगर हम बात करें, महाप्राण की अगर हम बात करते हैं तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण मतलब दूसरा, अल्पप्राण, महाप्राण मतलब दूसरी लाइन और चौथी लाइन। याद कर सकते हो 24। क्या कर सकते हो आप? 24 याद कर सकते हो। 24 नंबर होता है वो महाप्राण होता है। इसके अलावा भी कोई महाप्राण होते हैं, उसके अलावा भी कोई महाप्राण होता है। तो हमें लगता है क्या हो सकता है? अच्छा, कितने हो गए? 10 हो गए। और 10 के बाद महाप्राण में और क्या हो सकता है? ऊष्म व्यंजन। क्या हो सकते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या हो सकते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो इस प्रकार से अब अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आपने ये काम 2 से 3 बार कर लिया तो आराम से पूरी आप हिंदी की वर्णमाला याद कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कावर कंठ से बोला जाता है, चावर तालु से, टावर मूर्धन्य से, टावर विदंत से और पावर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। फिर क्या होता है? वर्णमाला में पहली जो लाइन होती है का, च, टा, ता, पा अल्पप्राण होती है। और इस तरीके से ये वाली दूसरी लाइन महाप्राण, तीसरी लाइन अल्पप्राण, फिर महाप्राण और इस प्रकार से होते हैं। अब बात आती है तुम्हारे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आपको हम बता दें कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और अंतस्थ व्यंजन के अलावा और भी व्यंजन होते हैं, उनको कहाँ से बोला जाता है या क्या कहते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। अब जो हमने टेबल बनाई थी उसको हम मिटा देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कौन से हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। तो टेबल को मिटाते हैं थोड़ा, उसके बाद बाकी आपने टेबल तो बनाई ही होगी। अगर आपको ये टेबल याद है तो वर्णमाला में कोई दिक्कत नहीं होगी, वर्णमाला में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं, इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप टेबल बना करके और एक तरफ से आपने पूरा लिखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या लिखा है? अब आगे लिखा है, सबसे पहले लिखा है अंतस्थ व्यंजन।
क्या लिखा है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा होते हैं। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे जो होते हैं या, रा, ला, वा होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं या और वा, ये हमारे दोनों क्या होते हैं? अर्ध स्वर भी बोले जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। उसके बाद ला आता है और रा आता है। ला को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। और रा को हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ला को हम लुंठित व्यंजन ही बोलते हैं। आपको इसी तरीके से रट लेना, आपको ये नहीं देखना कहाँ लुंठित क्या, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है। उसके बाद अगर हम बोले अर्ध स्वर भी होते हैं तो हो चुका, ठीक है। अब बाकी बात अगर हम करते हैं, ये बाकी, ये हमारा दंतोष्ट होता है। कहाँ से बोला जाता है? ये हमारा दंतोष्ट होता है। और यह हमारा जो होता है वो तालु से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? यह बोला जाता है तालु से, वह बोला जाता है दंतोष्ट से। ला हमारा पार्श्विक, रा हमारा लुंठित होता है। क्या होता है? लुंठित होता है। अब आगे बात करते हैं, अगर हम देखें उसके बाद में हमारे कौन से आते हैं? उसके बाद हमारे आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करते हैं वो हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारी जो होती है वो होती है 4। कौन कौन से होते हैं? सा, उसके बाद सा, फिर सा और फिर हा। अब आपको यह बताना है कि कौन सा सा और कौन सा हा कहाँ से बोला जाता है। अगर हम हा की अगर बात करते हैं तो हा हमारा पता है आपको, कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और सा की अगर हम बात करते हैं इस वाले, तो ये हमारा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धवा से बोला जाता है। अब अगर हम बात करें इस वाले सा की, तो ये हमारा कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। इस वाले सा को कहाँ से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। अब बच्चा है हमारा सिर्फ एक सा, वो कहाँ से बोला जाएगा? तो ये हमारा बोला जाता है दंत से। कहाँ से बोला जाता है? दंत से। तो तालु, मूर्धवा, दंत और हा जो बोला जाता है हमारा कंठ से बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे लास्ट जो व्यंजन बचे हैं वो बचे हैं द्विगुण व्यंजन। कौन से बच्चे हैं? द्विगुण हो गए। उसके बाद अब हम बात करते हैं लास्ट जो बचते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। लास्ट में जो बच्चे हमारे वो हमारे बच्चे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जो व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलके बना है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो आपको पता है कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। छा की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा 2 वर्णों से मिलकर बना है, का और सा से। त्रा की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे 2 वर्णों से मिलकर बना है, त्रा और रा से। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा इसमें आधा जा होता है और यहाँ से मिलके बना हुआ है। और स्रा की अगर हम बात करते हैं, इसमें सा बना है और रा बना है। तो इस प्रकार से हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो हमारे किन किन अक्षरों से मिलके बने हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि छा किससे बना है, त्रा किससे बना है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इन्हीं को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आपको पता है, जिससे हमने बताया जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब आप किसी भी अक्षर को लिखें, जैसे हमने का लिखा, तो का तो हमारा क्या है? स्वर रहित तो है नहीं, ये तो स्वर के साथ है। स्वर रहित अगर करना है तो हलंत लगा के आधा का और क्या बना देंगे? छठा। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है स्वर रहित। अब अगर जैसे मान लिया हमने लिख दिया खा, खा में भी क्या होगा? आधा ख बनाओगे और आ लिखोगे, याद रखिएगा। अगर हम इसी में पाई मात्रा की बात कर दें, बड़ा का लिख दें, अब इसको हमें अलग अलग करना हो तो इसमें का लिखेंगे? आधा का और बड़ा का, तब हो जाएगा हमारा का। ऐसे अगर हम क्या लिख दें? की लिख दें, तो यहाँ पे का होगा, आधा के हो जाएगा और छुट्टी ई हो जाएगा। ऐसे हम क्या लिख दें? की लिख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा। तो इसी प्रकार कहे जाते हैं जो व्यंजन हमारे होते हैं वो स्वरों के साथ बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी वर्णमाला थी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपको अघोष भी पता है, सघोष भी पता है, अल्प प्राण भी पता है और महाप्राण भी पता है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी पता है, आपको उत्क्षिप्त व्यंजन भी पता है, आपको अंतस्थ व्यंजन भी पता है, कौन कहाँ से बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं,
स्वर कौन सा कहाँ से बोला जाता है, वो पूरी चीज़ें आपको इस क्लास में मिल चुकी हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे आपको कल जो वीडियो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे आपका सर्वनाम। कहाँ पे बनाएंगे, सर्वनाम। इस प्रकार से हम हिंदी टोटल आपको एक एक करके सब चैप्टरों की आपके वीडियो हम बना देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वर्णमाला को 1-2 बार पेज पर लिखोगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको जब भी वीडियो आगे आए तो आप तुरंत उसको देख सकें।